ओके, सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम 26 टू 51। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 26। सो क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपको, Aman, Aadhar and Avinash were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Avinash retired from the firm on 1st of July. तो अविनाश है यहाँ पे, so this is Aman is to Aadhar is to Avinash. So यहाँ पे अविनाश retired on 1st of July 2022. On the date of Avinash's retirement, the balance sheet showed a debit balance of 1,20,000 in the profit and loss account. For calculating the amount payable to Avinash, the balance will be transferred. Okay. So क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, सो दिस सिंपली मीन्स इट्स अ लॉस। तो क्योंकि ये लॉस है आपके पास, सो ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। For calculating the amount payable to Avinash, this balance will be transferred to the debit side of capital accounts of Aman and Aadhar in the old profit sharing ratio? No. To the debit side of capital accounts of Aman, Aadhar and Avinash in old profit sharing ratio? Yes. This is the correct answer. बाकी दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे समझेगा बहुत ध्यान से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस का साफ मतलब होता है कि ये है आपका एक लॉस। अब क्योंकि ये लॉस है, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ये आपको अमाउंट रिकवर करना पड़ता है फ्रॉम दी पार्टनर्स। तो कौन से पार्टनर्स? ऑल दी ओल्ड पार्टनर्स। तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उसी रेशियो में 1,20,000 को हम लोग बांटेंगे 3:2:1 में। तो ये जो अमाउंट आ जाएगा आपका, दैट विल बी 60,000। फिर यहां पे हो जाएगा आपका 40,000 एंड 20,000। तो यहाँ पे ऑल दी ओल्ड पार्टनर्स विल बी गेटिंग द लॉस का शेयर। अब इसका आंसर है आपका बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे। सो क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपको, PQR were partners in the ratio of 4:3:1. P is to Q is to R, 4:3:1. P died. Okay, so P died on 1st September 2020. On 1st of September 2022. On the date of P's death, the profit of the firm were calculated as 80,000. P's share of profit will be adjusted by. अब यहां पे समझिएगा, यहां पे ध्यान से दो चीजें हैं। एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है आपको कि डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा दिया हुआ है डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तीसरा है डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एंड डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विथ 40,000। तो एक बात बताइए, यहां पे एक्चुअल अमाउंट मिलना कितना चाहिए उसको? क्योंकि पी की डेथ हुई है, पी की डेथ हुई है हमारे 1st ऑफ सितंबर, 1st सितंबर। अब यहां लिखा हुआ है ऑन द डेट ऑफ पीस डेथ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर कैलकुलेटेड एज ₹80,000। तो ये जो 80,000 रुपीज है, पहले तो ये समझना है कि 80,000 कब से लेकर कब तक का होगा। तो ये जो प्रॉफिट गिवन है आपको, ये गिवन है फ्रॉम योर 1st April to 1st September ओनली। अगर ये उसी टाइम पीरियड का है तो इसका हम लोगों को P का शेयर निकालना होगा, दैट विल गिव यू 4/8। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 40,000। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये किस अकाउंट से दिया जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? तो ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, तो ए तो आंसर है ही नहीं। दूसरा है डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000। तीसरा है आपका डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विथ 40,000। सो व्हाट इज आंसर? सो यहां पर आपका आंसर आएगा डी, दैट इज डेबिटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विद ₹40,000। इज दैट क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है
और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कब आ सकता है, ये भी चीज समझ लेते हैं हम लोग। अगर देखिए क्या होता है, यूजुअली हमारा जो फर्म होती है वो एंड होती है 31 मार्च हर साल, 31 मार्च को खत्म होती है। अगर 31 मार्च के पहले पहले ही ये लोग अपने फाइनल अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, अपने फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं, तो यहां पे आपका जो आंसर होता दैट वुड हैव बीन बी। समझिएगा फिर से बहुत ध्यान से प्लीज, अगर यहां पे उन लोगों ने लिखा होता कि उन लोगों ने अपनी बुक्स क्लोज कर दी जिस दिन डेथ हुई, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट ये लेटेस्ट में आया हुआ है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हाई हैं इसके। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि अगर दे आर क्लोजिंग देयर बुक्स ऑन द डेट ऑफ डेथ इटसेल्फ, तो आपका जो लॉस देते हैं या प्रॉफिट देते हैं आप, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू दे रहे होते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनने अमाउंट कैलकुलेट किया है 80,000 रुपीज है, तो हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट से दे देंगे। सो आंसर इज डी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है, महक एंड रवीश वर पार्टनर्स इन अ फर्म। On dissolution of the firm, the loan given by Mehak to the firm was 30,000, by Ravish was 15,000, and by Mrs. Ravish was 10,000. The first payment will be made for. अब एक चीज समझिएगा, अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो दैट्स बेसिकली अ काइंड ऑफ इंटरनल लायबिलिटी। अब क्योंकि वो इंटरनल लायबिलिटी है, सो वहां पे उसका पेमेंट होता है एकदम एंड में। पहले आपको एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है, उसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हो किसको, इंटरनल लायबिलिटीज को। सो यहां पर आपके जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं दैट इज ओनली मिसेस रवीश, बिकॉज शी इज नॉट द पार्टनर ऑफ द बिजनेस। इज दैट क्लियर? सो यहां पे महक एंड रवीश बोथ वर पार्टनर्स, तो सबसे पहले पेमेंट जो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका मिसेस रवीश को। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्रेडिटर्स वर हाउ मच, 70,000, पार्टनर्स कैपिटल इज 1,20,000, कैश गिवन है, अदर एसेट्स रियलाइज्ड गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट बताना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ता है वो बनाना होता है हम लोग को मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो सबसे पहली चीज जो हमारी बनेगी, जब भी, अच्छा ये मालूम कैसे पड़े कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बननी है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में अदर एसेट्स रियलाइज्ड गिवन हो। समझिएगा प्लीज, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अदर एसेट्स रियलाइज का मतलब है कि आपके पास एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं गिवन है, बस इसमें यह बताया गया है कि आपके एसेट्स कितने में बिक गए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं। इस बैलेंस शीट बनाने का मेन पर्पस ये है ताकि हम लोग एक्चुअल अमाउंट ऑफ एसेट्स निकाल पाए। सो यहाँ पे आपके पास क्रेडिटर्स गिवन है। सो क्रेडिटर्स इज बेसिकली योर लायबिलिटी। सो क्रेडिटर्स गिवन है आपके पास 70,000 रुपीज के। नेक्स्ट आपके पास गिवन है पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है आपके यहाँ पे 1,20,000 रुपीज के। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास गिवन है कैश बैलेंस। तो ये होता है आपका एक एसेट। सो कैश बैलेंस गिवन है 10,000। अब यहां पे आपको निकालना पड़ेगा सन्ड्री एसेट्स। जो बचे खुचे एसेट्स हैं वो कितने के होंगे, उसको निकालने के लिए आपको पता ही है कि बैलेंस शीट आपकी हमेशा टैली होती है। सो लायबिलिटी साइड आ गया आपका 190, तो आपका एसेट्स भी हो जाएगा 1,90,000। अब 1,90,000 में से 10,000 इज फॉर द कैश। सो कितने हो गए आपके आंसर, 1,80,000। दिस इज नोन एज द बैलेंसिंग फिगर। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एसेट इज रुपीज 1,80,000। अब यही 1,80,000 वाले एसेट्स कितने में बेचे गए थे, 1,50,000 में। सो देयर वाज अ लॉस और अ प्रॉफिट, लॉस। सो यहां पे 1,80,000 के एसेट्स आपने 1,50,000 में बेच दिए। सो वी हैव गॉट अ लॉस
ऑफ 30,000। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि मैंने क्रेडिटर्स को और कैपिटल का कुछ क्यों नहीं किया। देखिए क्या होता है, अगर आपके पास क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इसका साफ मतलब ये है कि आप क्रेडिटर्स को पूरा पूरा अमाउंट ही पे करोगे। सो देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 70,000 और अगर आप पूरा अमाउंट पे कर रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा। सो वी आर ओनली कंसर्न विद व्हाट, ओनली दी सन्ड्री एसेट्स। क्लियर है यहां तक? सो आंसर इज 30। चेक कर लेते हैं हम लोग यहां पे। सो आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, वो बोलता है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेटर्स 17,000 वर शोन इन द बैलेंस शीट। तो आपके पास डेटर्स दिख रहे हैं 17,000 रुपीस के, ठीक है। अब आउट ऑफ दिस 2,000 बिकेम बैड, ठीक है। तो यहां से 2,000 अगर बैड हो गए हैं, प्रूव बैड, दैट इज बैड डेट्स हो गए हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास बचे होंगे 15,000 रुपीस के। ओके, अब आगे देखते हैं। वन डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट। ओके, ठीक है। 70%, अच्छा ये आउट ऑफ दिस 2,000 बिकेम बैड और वही है वन डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट। 70% वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ 5,000। अब ये हो रहा है कि इसके दो पार्ट्स। सबसे पहले तो हमारे पास बेड डेट्स हो गए हैं 2,000 रुपीज के स्ट्रेट अवे, बचे हमारे पास कितने, 15,000। अब 15,000 के दो पार्ट्स, आपको 70% मिल पाया 5,000 रुपीज में से। सो एक डेटर हमारे पास 5,000 रुपीज का था, बचे कुछ डेटर्स हमारे पास होंगे 10,000 के। तो इस वाले डेटर से आपको सिर्फ और सिर्फ 70% ही मिल पाया। तो अल्टीमेटली कितना मिल गया होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ 3,500। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि आपके पास 3,500 मिल गया होगा, फुल अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स बैलेंस डेटर्स। ऑन अकाउंट ऑफ दिस आइटम लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट विल बी। सो यहां पे आपको 3,500 मिल पाया इससे और 10,000 आपको मिल पाया इससे। तो अल्टीमेट जो अमाउंट आपको मिल पाया पूरे के पूरे 17,000 डेटर्स में से, दैट इज ओनली 13,500। दैट इज ओनली हाउ मच, 13,500। तो यहां पे नुकसान कितने का हुआ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो नुकसान हुआ है आपको पहले तो ये 2,000 का, और फिर यहां पे 30% जो आपको नहीं मिल पाया 1,500। तो अल्टीमेटली देयर इज अ लॉस ऑफ 3,500। सो यहां पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन है यहां पे। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट ओके? तो यहां पे 2,000 का नुकसान यहां पे हुआ, 1,500 यहां पे हुआ, अल्टीमेटली 3,500। तो यहां पे आपको वैसे भी 17 में से अगर 13,500 मिल रहे हैं, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 3,500। यहां तक क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है पाली लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,95,000 शेयर्स, ठीक है, लिख लेता हूं मैं सब कुछ। सो यहां पे एक कंपनी है, उसने इशू किए हैं 2 लाख शेयर्स एट द रेट 10+2, 10 रुपए का शेयर, 2 रुपए का प्रीमियम। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो हुई है आपकी 1,95,000। इसका साफ मतलब होता है कि इतने ही आपके सब्सक्राइब हुए होंगे, दैट इज 1,95,000 शेयर्स। अब अगर 1,95,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो गए हैं, विच वर ड्यूली अलॉटेड, हो भी गया था उनका। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। तो अमाउंट पेबल था 2+1, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 3 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो इट इज 2+1। 6 ऑन अलॉटमेंट, तो ये हो जाएगा आपका 5+1। एंड द बैलेंस ऑन कॉल, तो 10 रुपए का शेयर था, 5+2 7 चला गया, तो 3 रुपीज आ गया आपका बैलेंस, दैट इज ऑन फर्स्ट कॉल। मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर्स। मनोज एक पर्सन है हमारा, मनोज, जिसके पास है 6,000 शेयर्स। 6,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीटेड, ठीक है।
इसने आपको अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया और इसके शेयर्स हम लोगों ने फोरफीट कर लिए। आगे, आउट ऑफ द फोरफीटेड शेयर्स 4000 शेयर्स वर रीइशूड। अब इसमें से हम लोगों ने इसी मनोज के 4000 शेयर्स री इशू कर दिए एट द रेट 11, री इशूड एट द रेट 11, फुल्ली पेड अप, मतलब कि हम लोगों ने इसको प्रीमियम पर री इशू कर दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। तो एक काम करते हैं, यहां पे हम लोग 3 एंट्रीज करना पहले सीख लेते हैं, फिर आपको बताता हूं एग्जैक्टली कि शॉर्टकट क्या होता है, कि आप कैसे 1 मार्कर के लिए आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। तो पहले हम लोग करते हैं। सो जो एंट्री होती है आपकी, यहां पे एंट्री होगी फॉर फीचर की, दैट वुड बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब प्रीमियम पे नहीं किया, तो आपका यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, एंड इसके बाद आता है आपका टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ओके, अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है, जितना आपने आज तक कॉल किया, ठीक है, फेस वैल्यू ही, बट जितना आपने आज तक कॉल किया हुआ है। सो यहां पे आपने ये बुलवा लिया और आपने ये बुलवा लिया, दैट इज आज की डेट तक आपने 2 + 1 3, 3 + 5 8 + 1 9 रुपीज बुलवा लिए हैं, बट शेयर कैपिटल में हमेशा ही शेयर का अमाउंट आएगा, दैट इज अ फेस वैल्यू का अमाउंट आएगा, प्रीमियम कभी भी इंक्लूड इसमें नहीं होगा। तो यहां पे आज तक आपने बुलवाए हैं 2 and 5 rupees 7, तो 7 into how many shares, 6000, तो 7 6 42,000 रुपीज आपने आज तक बुलवा लिए होंगे। अब अगर इतना बुलवा चुके हो आप, तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम तब डेबिट होता है जब अमाउंट आपके पास नहीं आया हो। तो यहां पे किसका अमाउंट नहीं आ पाया, आपके पास अलॉटमेंट का 1 रुपए, देखिए 2 प्रीमियम थे यहां पे, एक प्रीमियम आपके पास ऑलरेडी आ चुका है एप्लीकेशन का, एक प्रीमियम आपके पास नहीं आया है अलॉटमेंट का, तो सिर्फ वही लेंगे। तो 1 रुपी इंटू 6000 शेयर्स विल गिव यू 6000 रुपीज। शेयर फॉर फीचर में वो अमाउंट आता है जितना आज तक आपने रिसीव कर लिया। तो बताइए प्लीज कितना रिसीव किया आपने। इसने, दैट इज मनोज, हैज ओनली पेड ₹3 एप्लीकेशन, बट यदि समझा चुका हूं ऑलरेडी, अगर आपका प्रीमियम पेड हो जाता है तो उसको आप फोरफीट नहीं करते। सो यू मस्ट हैव रिसीव ओनली 2 फॉर द फोर फीचर। तो 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 6000 विल गिव यू हाउ मच, सो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 12,000, जिसको हमने फोरफीट कर लिया होगा। अब कॉल्स एंड एरियर्स में कितना अमाउंट आ जाएगा, जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया, तो ही हैज नॉट पेड हिज फुल अलॉटमेंट का अमाउंट। 5 + 1 6, 6 6 36, तो ये आ गया आपका 36,000, और ये 42 + 6 48, 12 + 36 48। ये होनी चाहिए थी आपकी फोर फीचर की एंट्री, ये आपको पता होना चाहिए फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट, अब आपने क्या किया है, आपने किया है री इशू, तो यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, आपने इसको री इशू किया है प्रीमियम पर, क्योंकि आपने री इशू किया है 11 रुपीज पर। फिर यहां पे आ जाएगा आपका 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो बैंक में आ जाएगा आपका, आपने 4000 री इशू किए 11 पे, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 11 विल गिव यू हाउ मच, 44,000। शेयर कैपिटल में आता है हमेशा फेस वैल्यू, तो 4000 इंटू 10 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा आपका 4000, दैट इज 1 रुपी, यू हैव रिसीव्ड 1 रुपी एक्स्ट्रा। क्लियर। अब इसके ठीक बाद जो एंट्री होगी, दैट वुड बी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहां पे वो अमाउंट आएगा जितना आपने फोरफीट किया होगा, माइनस जितने का आपने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो यहां पे डिस्काउंट तो हमने अलाउ किया नहीं है, तो कुछ माइनस तो होगा नहीं।
यहाँ पे आपने फोरफीट कितना किया था 12,000, तो पूरे पूरे 12,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने फोरफीट किए थे 6,000 शेयर्स, पर आपने रीइशू कितने किए? सिर्फ और सिर्फ 4,000। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपने 6,000 शेयर्स फोरफीट किए हैं, इस पे आपने फोरफीट किया है 12,000 रुपीज, तो 4,000 शेयर्स पे कितने रुपए फोरफीट हुए होंगे? पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,000, और यही अमाउंट वो होगा जो ट्रांसफर हो जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। सो 8,000 इज द आंसर which will be transferred to your capital reserve. The question was, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर कर रहे थे हम लोग 31। इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी, यस टेल मी, सी। तो सी है आपका करेक्ट आंसर। अब ये इतना टाइम तो हमारे पास होगा नहीं कि हम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें 1 मार्कर के लिए। तो यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट जो है इसका, दैट इज, देखिए यहाँ पे आपने 6,000 शेयर्स को फोरफीट किया था और आपने रीइशू किए हैं 4,000। तो कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए वी आर ओनली कंसर्न विद द नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। सो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 4,000 शेयर से मतलब होता है। अच्छा एक बात बताइए, फोरफीट आप किसको करते हो? जितना अमाउंट आप ऑलरेडी आपके पास आ चुका हो। तो इस बंदे ने कितना अमाउंट पे कर दिया होगा? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे हमको कितने रुपए मिल चुके होंगे? 2 रुपीज। तो 2 रुपीज सिंपली जितने शेयर्स रीइशू हुए मल्टीप्लाइड बाय जितना आपके पास अमाउंट आ गया है, दैट इज 2, दैट विल गिव यू 8,000। अब अगर आपने डिस्काउंट दिया होगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं दिया तो कुछ माइनस नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये है आपका शॉर्टकट। इज दैट क्लियर? समझता है यहां तक? इसका मतलब ये है कि 4,000 आपने जितने शेयर्स रीइशू किए, आपने कितने शेयर्स रीइशू किए? 4,000। अब आपने 6,000 फोरफीट किए थे, कैपिटल रिजर्व को जितने फोरफीट किए उतने से मतलब नहीं होता, जितने आपने रीइशू किए हैं उतने से मतलब होता है। तो रीइशू आपने कितने किए हैं? सिर्फ और सिर्फ 4,000। इन्हीं 4,000 पे आपने कितने रुपए कमाए होंगे? जितना उसने पे किया होगा। तो उसने पे कितना किया है? सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू हाउ मच? क्या हमने कुछ डिस्काउंट दिया क्या? नहीं। अगर डिस्काउंट नहीं दिया गया है तो यही जितना आपने कमाया वो पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन 32 बोल रहा है प्रफुल्ल लिमिटेड forfeited 15,000 shares of ₹20 each on which 8, लिख लेते हैं हम लोग, ये कंपनी ने फोरफीट किए हैं 15,000 शेयर्स, ये फोरफीट हुए हैं, on which 8 including 2 on premium was paid। इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 इंक्लूडिंग 2 was paid, ठीक है। तो हमारा 20 रुपीज का शेयर है और इसमें आपका 6 + 2 ही पे हुआ है। तो कितने रुपए पे नहीं हुए होंगे? दैट इज 14। एम आई करेक्ट और नॉट? समझिएगा फिर से बहुत ध्यान से। यहां पे लिखा हुआ है प्रफुल्ल लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं 15,000 शेयर्स, 20 रुपए का एक, ऑन विच 8 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम वॉज पेड। तो यहां पे 8 रुपए इंक्लूडिंग ऑफ 2 रुपीज प्रीमियम, मतलब कि 6 + 2, यही आपका अमाउंट हम लोग मान लेते हैं कि एप्लीकेशन का होगा जो उसने पे कर दिया। उसने 14 रुपीज का अमाउंट पे नहीं किया, जो बैलेंस बचा हुआ है। अब आगे, आउट ऑफ दीज 13,000 शेयर्स वर रीइशूड। 15,000 में से सिर्फ और सिर्फ 13,000 शेयर्स ही रीइशू हो पाए, ठीक है। एट द रेट 19 फुल्ली पेड अप, एट द रेट 19,20 दैट इज फुल्ली पेड अप। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीटेड बैलेंस। अच्छा पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया है तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ होगा शॉर्टकट के हिसाब से। तो यहां पर आपको बताया था मैंने 13,000 शेयर से ही मतलब होता है जितने आपके शेयर्स रीइशू हुए। अब 13,000 शेयर्स जो आपके रीइशू हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय जितना अमाउंट आपको मिल गया,
दैट इज 6 प्लस 2 में से हम लोग सिर्फ कितना लेंगे 6। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा। सो 6 3 ज़ा 18 1 6 1 6 78। आपने 78,000 रुपीज क्या किए होंगे, फोरफीट किए होंगे। अब क्या आपने कोई डिस्काउंट दिया है क्या, क्या आपने डिस्काउंट दिया कुछ? यस, आपने डिस्काउंट दिया है यहाँ पे 1 रुपए का, क्योंकि आपने 20 वाले शेयर कितने में बेच दिए, 19 में बेच दिए। तो 1 रुपी का डिस्काउंट ऑन 13,000 शेयर्स, तो 13,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपका कितना, सिर्फ और सिर्फ 65,000। ये ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल रिजर्व में। देखो कितनी इजीली, कितनी जल्दी शॉर्टकट से निकल के आ गया, एंट्री करने की जरूरत पड़ी भी नहीं। ओके, अब यहां बोला गया है, क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फोरफीटेड बैलेंस, कि आपके शेयर फोरफीचर में अभी भी कितना बैलेंस रखा हुआ होगा। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में डालते हैं जितना अमाउंट आपने पे कर, दैट इज जितना भी अमाउंट उस शेयर होल्डर ने आपको पे कर दिया होता है। ओके, अब यहां पर उसमें से जितना अमाउंट आपको डिस्काउंट देना होता है, जैसे यहाँ पे आपने डिस्काउंट दिया, इसके बाद बैलेंस अमाउंट आप ट्रांसफर कर देते हो कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फोरफीचर में कायदे से अमाउंट तो कुछ बचता ही नहीं है। अमाउंट तब बच सकता है जब शेयर्स रीइशू ना हुए हो। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। आपने 15,000 शेयर्स फोरफीट किए, तो 15,000 शेयर्स पर आपने 6 रुपीज फोरफीट किए होंगे, दैट इज 15 6 90,000। आपने एज अ होल 90,000 फोरफीट किए, जिसके दो पार्ट्स ये हैं, एक है 13,000 शेयर्स जो आपके रीइशू हो गए, दूसरे बचे हैं 2,000 शेयर्स जो आपके रीइशू नहीं हुए। अब जो शेयर्स रीइशू हो गए उसमें आपने दिख रहा है यहां पे आपने 78,000 फोरफीट किए होंगे, जिसमें से 13,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो शेयर फोरफीचर से आपने उतना डेबिट कर लिया। जितना बचा शेयर फोरफीचर में वो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो 13,000 का तो पूरा काम खत्म हो चुका होता है अगर शेयर्स रीइशू हो जाते हैं तो बचे कितने शेयर्स हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2,000। तो 2,000 शेयर्स पे आपने क्योंकि 6 रुपए फोरफीट किए हैं, तो आपने अभी भी 12,000 रुपए बचा के रखे होंगे अपने शेयर फोरफीटेड अकाउंट में, ताकि फ्यूचर में डिस्काउंट देने के लिए वो काम आ सके। सो द अमाउंट अवेलेबल होगा आपके शेयर फोरफीचर में, दैट वुड बी 12,000। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब इन दो क्वेश्चन से आपने क्या समझा ये समझते हैं। देखिए, अगर आपको अमाउंट निकालना है कैपिटल रिजर्व का, अगर आपको अमाउंट निकालना है कैपिटल रिजर्व का, तो आपको पता होने चाहिए कितने शेयर्स रीइशू हुए हैं और कितने पर रीइशू हुए हैं। अगर आपको अमाउंट निकालना है फोरफीचर का कि कितना बैलेंस अवेलेबल है फोरफीचर में, उसके लिए आपको नॉन रीशूट शेयर्स, जो शेयर्स रीशू नहीं हो पाए, उसके आपको कंसर्न होता है। तो यहाँ पे 2,000 शेयर्स रीशू नहीं हो पाए, तो उस पर 12,000 रुपीज फोरफीट किया होगा, तो वो रखा होगा अभी भी। ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 32। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 ये बोलता है, पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ विस्ता लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ 45 lakhs, लायबिलिटीज ऑफ 7,50,000। ये मैंने पिछले वीडियोस में ही बताया था। एक होता है आपका परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट पे किया जा रहा है उस कंपनी को एक्वायर करने के लिए। एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज योर नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब होता है कि उसकी एक्चुअल में कीमत है कितनी कंपनी की जिसको आप खरीद रहे हो। सो यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। सो यहां पे सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं नेटवर्थ। आपको मैंने ये बताया था कि नेटवर्थ का दूसरा नाम होता है नेट एसेट्स। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड
या तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आउटसाइड या तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहाँ पे टोटल एसेट्स की जो वैल्यू गिवन है आपके पास, दैट हैज बीन गिवन टू यू एज रुपीज 45 lakhs माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज जो गिवन है आपके पास, दैट इज रुपीज 7,50,000। सो यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा आपका, दैट वुड बी 37,50,000। इज दैट क्लियर? 37,50,000 इज द नेट एसेट और द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। अब लिखा हुआ है इन कंसिडरेशन। अब इसको पे ऑफ करने के लिए क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने 30,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं डिस्काउंट पे और बाकी अमाउंट दिया है चेक के थ्रू। तो हम लोग को यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन भी निकालना होगा, तब जाके ही हम लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है। परचेज कंसिडरेशन तो यूजुअली कभी कभी अमाउंट आपको डायरेक्टली गिवन रहता है परचेज कंसिडरेशन का, बट कभी कभी आपको अमाउंट ही निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने 30,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, 100 रुपए का एक 5% डिस्काउंट पे, तो ये हो जाएगा आपका 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 95 प्लस 10 lakhs का आपने चेक दे दिया है। ये लिखा हुआ है इसमें, यस। सो यहाँ पे 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 95 आपका हो जाएगा 28,50,000 प्लस 10 lakhs। सो अल्टीमेट जो अमाउंट आपने पे किया है इस कंपनी को खरीदने के लिए, वो किया है आपने 38,50,000। देखिए कंपनी की वैल्यू थी 37,50,000, बट यू हैव पेड एक्स्ट्रा, बट यू आर पेइंग एक्स्ट्रा टू एक्वायर दिस कंपनी, सो दैट सिंपली मीन्स देयर इज अ गुडविल ऑफ 1 लाख। तो प्लीज याद रखेंगे, अगर आपका पीसी ज्यादा होता है नेट वर्थ से, तो इसमें निकल के आता है आपका गुडविल, और अगर आपका पीसी कम होता है एज कंपेयर टू योर नेटवर्थ, तो यहां पे निकल के आता है आपका कैपिटल रिजर्व। सो यहां पर आपके पास जो आंसर आ रहा है, दैट इज 1 लाख का गुडविल, 38 माइनस 37 1 लाख। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुडविल ऑफ 1 लाख रुपीज। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि डॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट एंड पेड 2,20,000 बाय चेक एंड इशूड 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। द परचेज कंसिडरेशन विल बी, ठीक है, तो जितना अमाउंट आप पे करते हो किसी भी चीज को खरीदने के लिए, दैट इज नोन एज योर परचेज कंसिडरेशन। सो यहां पे आपने यहां पर आपने चेक के थ्रू जो पेमेंट किया है वो किया है 2,20,000, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वो इशू किए हैं 16,000, 10 रुपीज का एक एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो यहां पर आपने 16,000 शेयर्स इशू किए हैं 12.5 रुपीज पर। ओके, सो यहां पे आपका जो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, दैट विल बी 2,20,000 प्लस 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 will give you 2 lakhs। 16 160 160 40 2 lakhs, करेक्ट। तो ये आ गया आपका आंसर, दैट इज 4,20,000। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है? ये है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज को ध्यान रखना है आपको कि परचेज कंसिडरेशन में आप कभी भी फेस वैल्यू नहीं लोगे। आप हमेशा ही वो अमाउंट लोगे जितने पे आप इशू कर रहे हो। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमारे डिबेंचर्स इशू हुए थे 5% डिस्काउंट पे, तो मैंने लिया था 95। यहाँ पे जो आपके शेयर्स इशू हुए हैं 25% प्रीमियम पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5। ओके, ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 34। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो बोल रहा है कि on the admission of a new partner, increase in the value of asset is debited to। देखिए क्या होता है
कि जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट को ही डेबिट करना होता है, बिकॉज एसेट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। क्लियर? तो जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होता है। सो द आंसर इज बी, एसेट्स अकाउंट। तो इसका जो एंट्री होती है दैट इज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो एसेट्स को डेबिट करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका, वो बोल रहा है कि एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 3:4:2 के रेशियो में, लिख लेते हैं हम लोग ये। तो A:B:C, तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:4:2। बी वॉन्ट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बी एक पार्टनर है जिसको रिटायर होना है। अब लिखा हुआ है द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट वाज 36,000, न्यू रेशियो इज इतना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि तीन पार्टनर्स हैं और यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, वो भी हुआ है आपको 36,000 रुपीज का। आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 36,000 रुपीज का। तो ये जो प्रॉफिट होता है ये बटता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। इसी से ध्यान रखेंगे कि यही चीज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटती है, तीनों को ही बट जाएगी। चाहे वो एडमिशन हो रहा होता तो दो को बट रही होती ओल्ड पार्टनर्स में, रिटायरमेंट में वो तीनों को बटती है। तो 36,000 को बांटेंगे हम लोग 3:4:2 में। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी गिवन है, उसका एज सच यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो 3 + 4 7 + 2 9, 9 4 36, 4 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 12,000, 4 4 16 एंड 4 2 8। सो दिस इज द आंसर। तो ये है आपका 12 16 8, तो ये है आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन 37 बोल रहा है एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March each year, सी डाइज ऑन 5th November। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, सो यहां पे रेशियो है 2:2:1। अब 2:2:1 का रेशियो है, बुक्स क्लोज होती हैं 31st March को, सी की डेथ होती है 5th November 2023। Under the partnership deed, the executors of the deceased partner are entitled to his share of profit to the date of death, calculated on the basis of last year's profit। पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उसकी के बेसिस पर इस साल का प्रॉफिट मानकर उसका शेयर दे दिया जाएगा। पिछले साल जो आपका प्रॉफिट हुआ था 31st March को, दैट वाज 2,40,000। आपका जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल वो कितना हुआ था? 2,40,000। अब क्योंकि 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ था, सो 2,40,000 का पहले तो सी रिटायर हो रहा है, सी की डेथ हुई है शायद, यस, सी की डेथ हुई है तो सी का शेयर निकालना पड़ेगा 1/5, एंड जितने दिन उसने काम किए हैं उतने दिन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखिए यूजुअली क्या होता है, आपकी जो डेट्स आती हैं वो आती है या तो 1st of any month या लास्ट डे दैट इज 30th या 31st of any month। बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे 5th of November बीच की एक डेट दे के रखी हुई है। सो कितने दिन काम किए उसने ये देखना पड़ेगा। तो इसने अप्रैल के महीने में काम किया होगा, अप्रैल, मई के महीने में काम किया होगा, जून में काम किया होगा, जुलाई में काम किया होगा। तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, मई में 31, फिर जून जुलाई, फिर अगस्त में भी होते हैं 31 डेज ही, सितंबर में होते हैं 30, अक्टूबर में होते हैं 31, और नवंबर 5 को डेथ हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, 61, 61, 91, 122, 122, 153, 153, 183, 183, 214, 214 + 5, 219। सो 219 डेज उसने काम किया है हमारे पास। अब क्योंकि उसने 219 डेज काम किया है, सो ये आपको निकालना पड़ेगा फॉर 219 डेज डिवाइड बाय 365।
अब यहाँ पे जब भी ऐसे अतरंगी क्वेश्चन आए तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये इजीली डिविजिबल होते हैं आपके 73 से। ओके, सो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 73 से, तो 73 थ्री जा 219 एंड 73 फाइव जा 365। सो इसका आंसर आ जाएगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 48,000 48,000 को फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 9600। 9600 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू हाउ मच? 28800। तो दिस इज द आंसर। 37th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 37। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है, ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन 38 बोल रहा है, क्वेश्चन 38 बोल रहा है कि डैश इज ओपन टू क्रेडिट द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टिल द टाइम ऑफ डेथ टू हिज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम लोग को कौन सा अकाउंट खोलना होता है ताकि हम लोग उसको प्रॉफिट दे सकें जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक का? तो ये हम लोग देते हैं फ्रॉम दी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये है आपका बी। सो इसका आंसर है बी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझाई थी, तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये चीज, कि अगर आपका ईयर एंड ही कर रहे हो, आप अगर आप फाइनल अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, बुक्स ही क्लोज कर रहे हो अपने जिस दिन उसकी डेथ हुई है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की जगह पे हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए। ठीक है, नॉर्मली इट इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, बट अगर आपका बुक्स क्लोज होती तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो जाता। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 38, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म विच आइटम इज डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जब आपका डिसोल्यूशन होता है, विच आइटम इज डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है कि आपका रियलाइजेशन अकाउंट कब डेबिट होगा, ऐसे कौन से चीज के लिए डेबिट होगा? तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, एग्जैक्टली यस, क्योंकि जब भी हमारा पार्टनर पे करता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सपोज ए ने पे कर दिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब बैलेंस ऑफ रिजर्व फंड में आपका रियलाइजेशन डेबिट नहीं होता है, उसको आप उठाकर बांट देते हो अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहां पे से कोई मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट को तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्रेडिटर्स बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट, ये आता है आपके ऑपोजिट साइड, दैट इज क्रेडिट साइड में आता है ये। तो क्योंकि आपका ये क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये इसमें भी आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो 39 का आंसर है ए, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर। ये खत्म हो गया 39। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे। सो क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विल बी। ओके, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का आपके पास पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 2 लाख। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो हम लोगों को गिवन है 2 लाख, तो कोई दिक्कत नहीं है एज सच। अब यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो है, बट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है। पर यहाँ पे एक और चीज गिवन है, ग्रॉस लॉस रेशियो इज 20%। देखिए, ग्रॉस लॉस रेशियो आपके पास गिवन है 20%। ग्रॉस लॉस निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ग्रॉस लॉस रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस लॉस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये गिवन है आपको कितना 20%। ये गिवन है 20%। आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी हैं, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका, सो सिंपली आप ये कर सकते हो, 12 लैक्स है आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो 12 लाख का डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे 20%, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो इससे आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल गिव यू 2,40,000। सो वी हैव अ लॉस ऑफ हाउ मच, 2,40,000। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से जब आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इज दैट क्लियर? बट ग्रॉस लॉस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इस बार आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कम होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट, तो यहां पे जो आपका कॉस्ट हो जाएगी दैट वुड बी 12 lakhs प्लस 2,40,000, दैट विल गिव यू 14,40,000। 14,40,000 वाज द कॉस्ट जिसको आपने बेचा 12 lakhs में। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 7.2। 7 कौन सा क्वेश्चन है आपका ये 40th, तो ये है आपका 7.2 टाइम्स। सो दिस इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40 भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पे। सो क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 5 रेशियोज आते हैं। पहला आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा आता है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड आता है ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एंड लास्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 आते हैं। इसमें आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, ऑपरेटिंग रेशियो भी है। प्रोप्राइटरी रेशियो इज द पार्ट ऑफ योर सॉल्वेंसी रेशियोज, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। C is not the part of your profitability ratios। ये हो गया खत्म आपका क्वेश्चन नंबर 41। 42 पे आते हैं हम लोग अब। तो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 इज ऑन 1st April 2024 सो क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है ऑन 1st April 2024 नर्मदा लिमिटेड इशूड 5,008% debentures of rupees 100 each at a premium of 10%. The total amount of interest on debentures for the year ended 31st March 2025 will be okay। So यहां पर समझेंगे ध्यान से, आपने 5,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, 5,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 100 रुपए का एक, तो मतलब आपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। आपके पास जो एक्चुअल में अमाउंट आया होगा वो 5 लाख तो आया ही होगा, 50,000 और आया होगा, तो अल्टीमेटली जो अमाउंट आपके पास आया होगा दैट वुड हैव बीन 5,50,000 माना माना। बट जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो हमेशा ही पे करते हो आप फेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे 5 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर 8% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि 8% डिबेंचर्स हैं, तो 5 लाख का 8% विल गिव यू 40,000। आप कभी भी इशू प्राइस पे नहीं निकालते हो इंटरेस्ट। ओके, सो 5 लाख के डिबेंचर्स फेस वैल्यू का 8% विल गिव यू 40,000। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है सनबीम लिमिटेड इशूड 4,006% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 95 पर डिबेंचर, मतलब है कि 5% का डिस्काउंट। अब 6% डिबेंचर्स अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय। अब सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, 6% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, हमेशा ही फेस वैल्यू। देखिए यहां पे जो आपके पास अमाउंट आया होगा वो आया होगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 95 रुपीज
बट आपके डिबेंचर्स हैं कितने के एक्चुअल में? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज के, तो 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। तो 4 लाख आएगा आपका कहां पर? 6% डिबेंचर्स में, और 95 रुपीज इंटू 4000, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3,80,000। ये आपके बैंक में आ गया होगा। बचे जो अमाउंट है 20,000, ये आ गया होगा आपका डिस्काउंट में। क्लियर? 20,000 डिस्काउंट में, तो 6% डिबेंचर में कितना क्रेडिट होगा? वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 4 लाख, दैट इज पूरा का पूरा फेस वैल्यू। सो यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपका वो बोलता है रिदम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 30 लाख के, लायबिलिटीज लिए हैं उसने 12 लाख की। बताइए तुरंत तुरंत कितना होगा नेटवर्थ? जैसे ही आप माइनस करोगे एकदम क्विक आंसर आना चाहिए है आपका 18 लाख। 30 में से जैसे 12 माइनस होंगे तो 18 लाख का नेटवर्थ है। परचेस कंसिडरेशन गिवन है आपको 23 लाख, तो पीसी गिवन है आपके पास यहाँ पे 23 लाख। तो यहाँ पर हम लोग इस कंपनी को खरीदने के लिए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्सेस वैल्यू ऑफ परचेस कंसिडरेशन 5 लाख ओवर नेट एसेट विल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। लिखवाया था मैंने ये। अगर इट इज एक्स्ट्रा तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल ऑफ 5 लाख। ये होता है हमेशा डेबिट, ये चीज याद रखिएगा, डेबिट होता है। अगर आपका आंसर कैपिटल रिजर्व आ रहा होता, दैट इज अगर सिनेरियो जस्ट ऑपोजिट होता, तो कैपिटल रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है। सो यहाँ पे दिस इज नॉट द आंसर, बट द आंसर इज ए, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। अब ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है आपको अ शेयर ऑफ 100, अ शेयर ऑफ 100 ऑन विच 70 हैज बीन रिसीव्ड, मतलब कि आपने 70 रुपए फोरफिट कर लिए होंगे। बी रिसीव्ड इज फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 30 रुपीज। ठीक है, यहां पे 100 रुपए का शेयर है आपका, दो पार्ट्स, 70 रुपए हैज बीन पेड, 30 रुपीज हैज नॉट बीन पेड। ठीक है, उसने पे नहीं किए, इसलिए हमने फोरफिट कर लिए इसके शेयर्स। अब क्वेश्चन है द मिनिमम प्राइस एट विच दिस शेयर कैन बी रीइश्यूड इज। देखिए आपको कितना मिनिमम अमाउंट चाहिए ताकि आप इस शेयर को रीइश्यू कर सको, इज द अमाउंट विच हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड। देखिए आपके पास 70 रुपए रिसीव हो चुके हैं, कितने बचे हुए हैं यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज। तो अगर आपको 30 रुपीज और मिल जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा 100 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा। सो यहां पर आपको मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए रीइश्यू करने के लिए? 30 रुपीज, दैट इज द आंसर। ओके, सो यहां पे आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 में 30 रुपीज, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर क्वेश्चन वाइस वर्सा होता, दैट इज क्वेश्चन होता कि व्हाट is the maximum amount of discount that can be allowed at a time of reissue, तो जितना मैक्सिमम अलाउ कर सकते हो डिस्काउंट, दैट इज ₹70। देखो आपको 30 रुपए में बेचना है, तो डिस्काउंट कितना अलाउ कर सकते हो टू द मैक्स? 70 रुपए का। इज दैट क्लियर? तो आपका तब होता 70 रुपए, पर यहाँ पे मिनिमम कितने पे रीइश्यू करना है आपको? मिनिमम 30 पे तो रीइश्यू करना ही करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पे। सो 46 आपका जो है वो बोलता है 46 जो बोलता है दैट इज फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज यूज्ड ओनली बाय क्रेडिटर्स। क्या वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए होता है? नो, वो तो सबके लिए होता है। तो ए इज इनकरेक्ट, ए इज इनकरेक्ट। अब हम लोग बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तीनों ही, चारों ही चेक कर लेते हैं। आपको निकालना इनकरेक्ट ही है, तो ए तो आंसर आ चुका है। आगे देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डज नॉट टेक प्राइस लेवल चेंजेस इनटू कंसीडरेशन। यस, प्राइस लेवल चेंजेस से उसको कोई मतलब नहीं होता है, तो ये भी आंसर आपका करेक्ट ही है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स। यस, इट इग्नोर्स। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी लेता है, तो ये भी है आपका करेक्ट। लास्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। यस, ये भी आपका करेक्ट ही है।
तो अल्टीमेटली ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे. सो क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है चूज द करेक्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग. देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि होता क्या है. पता होना चाहिए आप लोगों को फॉर्मूलेज. तो जो यहाँ पे सही बैठ जाए, जो यहाँ पे सही इक्वेशन बन जाए उस पर टिक कर देंगे. तो इसका एक फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. इक्विटी का ही दूसरा नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड. दूसरा एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. प्लस वर्किंग कैपिटल. एक और फॉर्मूला हो सकता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. तो ये आपके तीन इसके पॉसिबल आंसर्स हैं. देखते हैं कौन सा फिट बैठता है इसमें. ए कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करंट. नो, ए इज द रॉन्ग आंसर. कैपिटल नॉन करंट एसेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल. यस, ये था हमारा ये वाला नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी नॉन करंट एसेट्स माइनस तो होता ही नहीं है, प्लस ही होता है वो, तो रॉन्ग है. शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस इज द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड प्लस करंट लायबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा. तो ओनली द आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे. क्वेश्चन 48 बोलता है डैश विल डिक्रीज डेट इक्विटी रेशियो एंड विल नॉट चेंज करंट रेशियो. तो यहां बोला है आपका डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होना चाहिए और करंट रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश. सो यहां पर अगर आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो आपकी इससे इक्विटी बढ़ जाएगी. इक्विटी बढ़ेगी मतलब कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा. डिनोमिनेटर आपका बढ़ जाएगा तो आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये तो सही आ रहा है, बट क्योंकि आपने इक्विटी शेयर इशू किया है तो आपका कैश बढ़ेगा, तो करंट रेशियो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत है. ठीक है. सेकेंड ऑप्शन इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश, ये भी सेम ही होता है कि आपने यहाँ पे इक्विटी बढ़ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, तो ये सेम हो जाएगा. तो ये भी गलत है आपका. तो सेकंड वाला भी आपका गलत ही है. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत गलतियां होती हैं. डिबेंचर्स हम लोग मानते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है, वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का ही पार्ट है. बट जब भी रिडम्पशन की डेट आती है, जब भी मैच्योरिटी की डेट आती है, तब ये आपके नॉन करंट न रहकर करंट लायबिलिटी में तब्दील हो चुके होते हैं, कन्वर्ट हो चुके होते हैं. तो यहाँ पे आपका अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो तो इससे आपका डेट कम होगा, ऐसा नहीं होता. इससे आपकी करंट लायबिलिटी कम होती है और आपका करंट एसेट भी कम होता है. तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हमारा डेट इक्विटी रेशियो तो इससे डिक्रीज हो ही नहीं रहा. लास्ट ऑप्शन ही आंसर हो सकता है, वो भी देख लेते हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. यस, क्यों, क्योंकि आपने जैसे इश्यू किए शेयर्स, इक्विटी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डेट इक्विटी रेशियो कम हो जाएगा, ये सही है. और आपका लैंड एंड बिल्डिंग इज एन पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, तो करंट रेशियो से इसको मतलब ही नहीं है. सो यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1, purchase of goodwill is classified as investing activity. Yes. In case of all types of enterprises. Yes. Payment of interest is classified as financing activity in all cases of enterprises. Yes.
चाहे वो कोई सी भी कंपनी हो, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो मतलब आपने लोन लिया होगा। लोन लेने का मतलब क्या हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो यहां पे आपका बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। दिस इज द लास्ट सेकंड क्वेश्चन। मनीष लिमिटेड हैड बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ 9 lakhs। देखिए यहां पे ओपनिंग अमाउंट है, क्लोजिंग अमाउंट है और टैक्स मेड है, तो यहां पे आपको बनाना पड़ेगा एक प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट में सबसे पहली चीज जो आपके पास आती है, दैट इज जो फॉर्मेट होता है, वो होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट अगेन। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर टैक्स इज बेसिकली और लायबिलिटी, इसकी स्टार्टिंग जो होगी आपकी वो होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ओपनिंग है आपका 9 lakhs, ओपनिंग है आपका 9 lakhs और क्लोजिंग है आपका 12 lakhs। तो ये आ गया आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग। और यहां दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, आपने प्रोविजन बनाया है तो वो बनता है आपका यहां पर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। दिस इज योर प्रोविजन मेड। कितने का प्रोविजन बनाया गया है? 6 lakhs। 6 lakhs का आपने प्रोविजन बनाया है, तो टैक्सेस पेड कितना होगा? तो यहां पे आता है द बैलेंसिंग फिगर टू बैंक अकाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड। तो क्लोज करेंगे हम लोग, टोटल आएगा आपका 15 lakhs। आपका क्रेडिट साइड इज हैवियर, 15 lakhs, 15 minus 12 will give you 3 lakhs. So this is the amount of taxes paid. So D is the correct option. Clear? अब आते हैं फाइनली हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। Acquisition of machinery by issue of equity shares of 30 lakhs will result in। देखिए आपने क्या किया, मशीन खरीदी, कैश नहीं गया, आपने शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो कैश इनफ्लो नो, कैश आउटफ्लो नो, कैश आउटफ्लो नो, नो कैश फ्लो यस। क्यों? क्योंकि आपके पास मशीन आई है, कैश नहीं आया, और शेयर्स गए हैं, कैश नहीं आया न गया। सो यहाँ पे 51 का आंसर इज डी। सो फाइनली ये खत्म होते हैं आपके पूरे पूरे 51 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक। आज की क्लास में उन्होंने कंप्लीट किए हैं 26 से लेकर 51 तक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 3 मार्कर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।